हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम चिलियन इन अनदर वर्ल्ड सीरीज पेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक गॉडेस को, जो कि हीरो की विश के अनुसार वो फ्लियो को मारने के लिए आई होती है, लेकिन फेनरिस बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। यहाँ तक कि फ्लियो के हीलिंग मैजिक भी अब उसके ऊपर यूज नहीं हो रहे होते हैं, और हम देखते हैं वो लगभग मरने वाली हालत में होती है, लगभग उसकी डेथ हो चुकी होती है। तभी फ्लियो याद करता है कि कैसे जब वो इस दुनिया में आया था तो फेनरिस ही थी जो उसके साथ खड़ी रही, और हमेशा उसने वादा किया था कि वो उसके साथ रहेगी, और कैसे वो उसकी कितनी केयर करती थी। सिर्फ उसने उसके लिए अपने भाई को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके भाई की डेथ भी मेरे हाथों हुई थी, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया और खुशी खुशी वो मेरे साथ रही। वो कितनी प्यारी है, और जबकि मैं उसका ख्याल भी नहीं रख पाया। और इधर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पे फ्लियो कहता है मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और वो गुस्से से उठता है और वो गॉडेस से कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे इसका जवाब देना होगा। और ये कहते हुए गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं वो टाइम रिवाइंडिंग मैजिक का यूज करता है, जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन पे यूज किया जा सकता है, और वो फेनिस के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फेनिस की सारी एनर्जी फिर से गायब हो जाती है। और इधर वो देवता यानी वो गॉडेस कहती है कि आखिरकार ये कौन है जो एक देवता की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले वो कुछ सोचती फ्लियो उसके ऊपर बहुत तेज से पंच मार देता है, जिससे वो गॉडेस बहुत दूर जाकर के गिरती है, और हम उसकी आंखों में गुस्सा साफ देख सकते हैं, और वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। इससे पहले वो कुछ समझती, वो उसके ऊपर अपना पैर रख करके उसको जमीन में दफना देता है। और आज लिटरली उसने एक देवता के ऊपर पैर रखा था, जिसको लोग पूछते हैं, लोग जिससे डरते हैं, और उसने उसी को अपने कदमों के नीचे झुका दिया होता है, और गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको चोट पहुंचाने की। इधर वो गॉडेस को समझ नहीं पा रही होती है, और फिर वो ओरिजिन ऑफ डार्कनेस मैजिक यूज करती है, जिससे सारी की सारी काली शक्तियां बाहर निकली होती हैं। लेकिन वो उस मैजिक को भी अपने हाथ से तोड़ देता है, जिसको देखकर वो बुरी तरह से शॉक हो जाती है, और वो उसको अपने एक हाथ से पकड़ करके उठा देता है। और फिर वो कहती है आखिरकार ये है को उसके सामने एक देवता की शक्तियां भी काम नहीं कर रही हैं, और वो अपने पावर की मदद से उसकी शक्तियों को देखने लगती है, और वो देखती है कि उसकी सारी स्किल सारी शक्तियां इनफाइनाइट हैं। और इधर फ्लियो उसको सीधे जाकर के एक दीवार में दफना देता है, और लगातार उसके ऊपर पंच मार रहा होता है, और आज एक देवता की भी चीख निकल रही होती है। इधर फेनरिस जब थोड़ी देर में होश में आती है तो वो कहती है एक मिनट, मुझे चोट क्यों नहीं लगी, आखिरकार मुझे हुआ क्या था। और वो दूर देखती है फ्लियो को, क्योंकि लगातार उस देवता को मार रहा होता है, और उसके पंचेस इतने ज्यादा ब्रूटल होते हैं कि उसके खून के छींटे चारों तरफ जमीन में बिखर रहे होते हैं। लेकिन इधर फेनिस ये सब देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और कहती है ओह डार्लिंग, मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी कितनी केयर करते हैं, यहाँ तक कि वो एक देवता से भी लड़ गए सिर्फ मेरे लिए। लेकिन फिर वो याद करती है कि कैसे जब वो उससे पहली बार मिली थी तब फ्लियो ने उसे नहीं मारा था, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो एक दयालु इंसान है। और जब उसे ये बात रियलाइज होती है तो उसे याद आता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, और इधर फ्लियो उस गॉडेस को पकड़कर हवा में उठा देता है, बस वो उसे मारने जा ही रहा होता है, लेकिन फेनिस उसे रोक लेती है और कहती है मुझे पता है तुम गुस्सा हो, तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन प्लीज तुम ये काम मत करना। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए अपनी दयालुता को खत्म कर दो, मेरे लिए तुम अपनी काइंडनेस को खो दो। और ये कहते हुए वो रोने लगती है और कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम को भूल जाओ और तुम कोई और ही पर्सन बन जाओ। इसके बाद में फ्लियो उसको प्यार से समझाता है और कहता है तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था जब मैंने तुमको उस हालत में देखा। और वो उसको कस के हक कर लेता है। और फिर इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रॉयल पैलेस के सीन का, जहाँ पे हम देखते हैं सेकंड प्रिंसेस को, जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे फ्लियो रह रहा होता है, जहाँ पे वो कहती है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं उस ट्रू हीरो को ढूंढ लूंगी जिसके पीछे हम लोग आए हैं। जहाँ पे वो सॉर्सरेस इतने ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं अपनी पावर का यूज करके कि वो लोग अब आगे चल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से प्रिंसेस और बाकी सभी के गले से वो नेकलेस टूट जाता है, जिसमें उन सभी की जान बंधी होती है, और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पे सेकंड प्रिंसेस कहती हैं आखिरकार क्या एक गॉडेस का भी मैजिक टूट सकता है, क्या एक गॉडेस भी कोई विश नहीं पूरी कर पाएंगी। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी सिपाही उस दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं, इस दरवाजे के अंदर हीरो छिपा हुआ होता है। वो कहता है क्या एक देवता भी मेरी विश नहीं पूरी कर पाया, कोई भी किसी काम का नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है कि एक गॉडेस का मैजिक कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और इधर हम देखते हैं एक काली शक्ति आकर के उसकी सर्वेंट को चारों तरफ से घेर लेती है। अभी हम देखते हैं उसके ऊपर मैजिक यूज होता है, और वो लड़की एक विच में बदल जाती है, और हम देखते हैं उसके अंदर से एक विच बाहर निकलती है, जो कि कहती है कि मैं पिछले 4000 सालों से यहाँ कैद थी, और वो भी सिर्फ उस डिजिन के कारण, यानी उस गॉडेस के कारण, और इन रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने मुझे कैद किया था, और फाइनली अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, और अब मैं इन सभी से बदला लूंगी। और इधर हम देखते हैं वो हीरो के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करके उसको घुटनों पे ले आती है और कहती है तुम बहुत ही कमजोर हो,
और मुझे तुम्हें ताकतवर बनाना होगा सिर्फ मेरे लिए। और कहते हुए वो उसको काफी सारी शक्तियां दे देती है, जिससे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है कि वो कैस्टर को बड़े आराम से तोड़ देता है। और हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ करके वहां से बाहर निकल आती है। और वो देखती है कि बाहर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज हुआ है। और वो कहती है, इन्हें क्या लगता है कि रॉयल मेंबर्स मुझसे दूर भाग सकते हैं? और ये कहते हुए उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में सेकंड प्रिंसेस गई होती हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक काइजू नंबर 8 सीरीज को नहीं देखा है, प्लीज आप लोग इसे देखना मत भूलना, क्योंकि लगातार इसकी कहानी दिन पर दिन इंटरेस्टिंग होते जा रही है और लगातार पावरफुल होता जा रहा है। और फाइनली अब वो मीना से मिल चुका है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इधर द गॉडेस को, उसके ऊपर फ्लियो ने हीलिंग मैजिक का यूज किया होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। और जैसे ही वो उठती है वो फ्लियो से माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल भी इससे कुछ नहीं करूंगी। और फिर वो रियलाइज करती है कि उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज हुआ है। और फिर वो फ्लियो को शुक्रिया बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। इधर हम देखते हैं बेलोरिसा को, जो कि इधर फ्लियो के पास आती है और कहती है, आखिरकार हमें इस गॉडेस के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि हम इस गॉडेस को नाइट्स के हवाले भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इसकी पावर को नहीं संभाल पाएंगे। इधर हम देखते हैं तभी प्रिंसेस भागते हुए आती है और कहती है, हम इसे अपनी सर्वेंट रख सकते हैं। मुझे पता है डार्लिंग, तुम्हें सर्वेंट नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए इसे अपनी सर्वेंट के तौर पे रख लो। और इधर हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है कि जब एक देवता मेरी सर्वेंट होगी तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा, और मेरा रिज्यूमे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया मुझसे डरेगी। इधर हम देखते हैं फ्लो ये सब कुछ सुन लेता है और वो स्माइल करता है कि सोचता है कि आखिरकार फिनिश नहीं बदलेगी, वो कितनी भी इंजर्ड क्यों ना हो, वो हमेशा हंसती रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं वो उस गॉडेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी को भी जान से नहीं मारोगी। और हम देखते हैं वो गॉडेस मान जाती है और फिर वो बताती है कि तुम्हारी सारी की सारी स्किल, सारी की सारी कैपेबिलिटी बिल्कुल इनफाइनाइट है। इसका मतलब यह है कि तुम इस लेवल के सुप्रीम बीइंग हो, तुम्हें इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं हरा सकता है और ना ही कोई देवता। तुम्हारे पास ये पावर है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक भी करेगा तो तुम उसकी स्किल्स भी अब्सॉर्ब कर लोगे और तुम उसकी स्किल्स का भी यूज कर पाओगे। जैसे कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, अब तुमने मेरी सारी मैजिकल स्किल्स को अब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से तुमने टाइम डिवाइडिंग मैजिक का यूज कर पाए। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्लियो को, क्योंकि गॉडेस को घर पे लेकर के आ गया होता है और सभी को बताता है कि आज से वो घर पे ही रहेगी। इधर हम देखते हैं बाकी सभी लोग सोचते हैं कि क्या ये गॉडेस है, क्या सच में देवता होते हैं, क्या सच में ये देवता को घर पे लेकर के आया है, क्या ये कोई कुत्ता बिल्ली है, ये किसी को भी घर पे लेकर के आ जाता है। ब्लॉसम भागते हुए बेलोरिसा के पास जाती है और कहती है, आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है, पहले डार्क क्लाउड यहाँ पर आए और उन लोगों ने सभी को डरा दिया, और अब देखो अब एक देवता यहाँ पे आ गई है, पता नहीं अब इस घर में क्या क्या होगा। पहले मैंने एक राक्षस को देखा और अब एक देवता को, आखिरकार मेरी आंखें पता नहीं इस दुनिया में क्या क्या देखेंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्लियो को, जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार आज उसे वो नहीं करना चाहिए जो आज उसने उस देवता के साथ किया। और वो सोचता है कि उसे इतनी ज्यादा ताकत मिली है और वो इस ताकत को एक सही मायने में कैसे यूज कर सकता है और लोगों को कैसे बचा सकता है और कैसे वो फेनिक्स के साथ में अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता सकता है, वो भी इसी दुनिया में रुक करके। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फेनिक्स को, वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और जब फ्लियो उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तो वो उसका हाथ पकड़ करके उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है, सच बताओ, वो गॉडेस कह रही थी कि तुम्हारे पास ताकत है कि तुम यदि भी किसी भी शक्तियों का यूज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम अब देवताओं की शक्तियों का यूज कर सकते हो, तो क्या तुम अपनी नई दुनिया में नहीं जाना चाहोगे जिस दुनिया से तुम आए थे? प्लीज अगर तुम अपनी दुनिया में जाना चाह रहे हो तो प्लीज मुझे इस दुनिया से लेकर के जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ये कहते हुए वो रोते हुए उसके सीने पे लेट जाती है, कहती है, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर के जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। ये सब सुनकर के फ्लियो उसको कस के गले लगा लेता है और कहता है, नहीं मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ और अब मैं इसी दुनिया में रहूंगा, क्योंकि आखिरकार अब तुम जो मुझे मिल गई हो और जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया में तुम रह भी नहीं पाओगी, कि वो दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी है। और फिर वो अपना प्यार कन्फेस करता है और वो बताता है कि आज वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था जितना ज्यादा गुस्सा आज तक वो किसी के लिए नहीं हुआ है, और उससे पता चल गया है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है। और कहता है, आज से तुम मेरी सच में एक वाइफ हो और आज से मैं तुम्हारा एक वाइफ की तरह ख्याल रखूंगा। यहाँ पे वो कहती है, मैं हमेशा से तुम्हें अपना हस्बैंड मानती थी और मानती रहूंगी, तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो। और ये कहते हुए वो एक दूसरे को किस करते हैं और हम देखते हैं वो बेड पे अपना टाइम स्पेंड करने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं उस डिजन को, यानी उस गॉडेस को, जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और वो लोग उसे सेंस कर लेते हैं। तो कहते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पे कब से हो? तो बताती है कि मैं तो यहाँ पे शुरुआत से खड़ी हूँ, आखिरकार मेरा यही तो काम है, सुप्रीम लॉर्ड जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। और वैसे भी तुम लोग इतना शर्मा क्या रहे हो, ब्रीडिंग करना तो नॉर्मल सी बात है। जहाँ पे फ्लियो गुस्से से आते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें कॉमन सेंस सीखना होगा, तुम्हें कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे तुम्हें नहीं जाना है, समझ गई? और वो उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है और वो कहने लगती है, अगर आपको प्रॉब्लम है
तो फिर मैं अपने आप को इनविजिबल कर लेती हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि एक शॉप में फ्लू के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो जिस भी शॉप में जाती है उसको फ्लू के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा होता है, उसको सिर्फ निराशा हाथ लग रही होती है। और हम देखते हैं वो सभी लोगों के साथ में फ्लू को चारों तरफ ढूंढ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लू रह रहा होता है। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्रेंडिस बताती है कि इस डिनर को बनाने में हिया ने भी मेरी मदद की है, जो कि एक डिज़ाइन है। जहाँ पे हिया कहती है हाँ मैंने हेल्प की है, वो भी अपने मैजिक की मदद से। मेरे मैजिक का यूज़ करने के कारण डिनर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। यहाँ तक कि मैं घर के बाकी सारे काम भी संभाल सकती हूँ, जैसे घोड़ों को पानी देना, फार्मिंग करना, और मैं ऐसे सारे काम को संभाल सकती हूँ। इतना सुनकर के सभी लड़कियां शॉक रह जाती हैं, क्योंकि ये सारे काम वो लड़कियां करती थी। अगर उन लोगों का ये काम छीन लिया गया तो फिर उन्हें लगेगा कि वो लोग इस घर पे बोझ हैं। इधर हम देखते हैं फ्लो को, जो कि इधर हिया से कहता है तुम मुझे सुप्रीम लॉर्ड कह के मत बुलाया करो, मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन हिया कहने लगती है आप सुप्रीम लॉर्ड हैं तो हैं, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं आपको कोई दूसरा नाम भी नहीं दे सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर ब्लॉसम को, जो कि बहुत अच्छे से अपनी फार्मिंग कर रही होती है, और वो कहती है नहीं मैं अपना काम हिया को नहीं देने वाली हूँ। भले ही वो एक गॉड है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अपना काम नहीं शेयर करूंगी। और जैसे ही रैबिट सारी बातें सुनता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए अपने बियर वाली फॉर्म ले लेता है और जल्दी जल्दी वहाँ की खुदाई करने लगता है, जिससे वो जल्दी से वहाँ का काम निपटा सके। और वो दोनों लोग मिलकर के अपना अपना काम करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्चर को, जो कि अपना काम कर रही होती है, और वो हॉर्सेस को चारा खिला रही होती है और वहाँ का काम कर रही होती है। तभी वो काम करते करते हुए थक जाती है और कहती है मुझे लगता है मुझे और ज्यादा हॉर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं हॉर्सेस उसको प्यार करने लगते हैं। ये सब देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं विच को, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने वो कॉलेज क्यों छोड़ा। पापा भैया आप लोग एक अच्छे मेज बन गए और आप लोग मुझे छोड़ करके चले गए, जबकि मैंने अपना कॉलेज का ड्रॉप आउट कर दिया, जिसकी वजह से मैजिक नहीं सीख पाई। लेकिन सर फ्लियो ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है स्पेल्स को सिखाने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी स्पेल्स सिखाए हैं, जिसकी वजह से मैं अच्छा खासा मैजिक अब यूज कर सकती हूँ। और मैंने सोचा है कि अब मैं और ज्यादा कंटिन्यू करूंगी और फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। इधर हम देखते हैं वो सब बातें कह रही होती है, तभी उसको बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही आर्चर और विच अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो देखते हैं वहाँ पे एक मैजिक हॉर्स को, जो कि एक मैजिक बीस्ट होता है, जो कि चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लॉसम और वो बियर चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो मैजिक बीस्ट उन दोनों की तरफ भागते हुए आता है, विच की तरफ अटैक करने के लिए। लेकिन विच सील्ड बना करके उस हॉर्स को वहीं पे रोक देती है और दूसरी डायरेक्शन में भगा देती है। तभी बेलरिस्ता कहती है अगर ये दूसरों को खतरा पहुंचा रहा है तो फिर मुझे इसे मारना होगा। लेकिन आर्चर उसे रोकती है और कहती है ऐसे हॉर्सेस ज्यादातर शांत रहते हैं, तो फिर ये इतना कूद फांद क्यों रहा है, मुझे इसे संभालना होगा। और हम देखते हैं कि वो रस्सी में भाला बांध करके उसकी मौत में फेंक देती है, जिसको पकड़ लेता है। थोड़ी देर में वो उस हॉर्स को कंट्रोल में ले आती है और कहती है देखा मैंने कर दिखाया, मैंने कहा था ना कि मैं इसे संभाल लूंगी। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लियो और फेंडिस को, जो कि मार्केट में जा रहे होते हैं कुछ सेल करने के लिए। तभी फेंडिस कहती है कितने दिनों बाद में हमें आपस में टाइम स्पेंड करने के लिए समय मिला है, वरना घर पे कोई ना कोई तो हमारे बीच में आ ही जाता था, और मुझे तो ये पहली डेट की याद दिला रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लियो को, जो कि अपना सामान यानी कि एक वेस्ट को सोल्ड करने के लिए आता है, जहाँ पे वो बंदा उसको काफी सारे जेम्स को भी दिखाता है। तो फ्लियो कहता है मुझे ये जिम बहुत ज्यादा पसंद आया है। और इधर हम देखते हैं फेंडिस को, जो कि कहती है ओह डार्लिंग, मेरा डार्लिंग कितना ज्यादा प्यारा लगता है जब वो सीरियस फेस बनाता है, और वे कहते हुए ब्लश करने लगती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरी न्यू सीरीज को नहीं देखा है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज, प्लीज आप लोग इस सीरीज को देखना मत भूलना, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है। और हाँ, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अचानक से काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं, और इधर हम देखते हैं प्रिंसेस को, जिनके पास में जो 4 गार्ड होते हैं, वो चारों गार्ड्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी आसमान में एक बड़ा सा मैजिक फॉर्मेशन बनता है और वो बीच से टूट जाता है। उसके अंदर से हम देखते हैं वो बड़ा सा मैजिक बीस्ट बाहर निकलता है और उसके ऊपर वो विच बैठी होती है। और इधर हम देखते हैं फ्लियो को, जो कि जैसे ही बाहर आता है फिनिश उसे बताती है कि बाहर क्या चल रहा है, और वो लोग उस बड़े से मैजिक बीस्ट को देख लेते हैं। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस को, जिसको वो चारों सिपाही गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने ही वो बड़ा सा मैजिक बीस्ट आ जाता है। और विच कहती है ओह तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बचकर जा पाओगी, तुम लोगों ने मुझे कैद किया था और आज मैं उसका बदला लूंगी। और ये कहते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। इधर हम देखते हैं गॉडेस को, जो कि इधर फ्लियो के पास आ जाती है और वो कहती है कि जैसे मुझे खतरा महसूस हुआ वैसे ही मैं यहाँ पे आ गई। और वो बताती है कि जो ये मैजिक बीस्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली मैजिक बीस्ट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है, इसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। और वो बताती है कि इस मैजिक बीस्ट के ऊपर जो ये लड़की बैठी है ये एक विच है, जो कि पहले के समय में डार्क मैजिक का यूज करती थी और दुनिया को तबाह करने के बारे में सोचती थी। लेकिन उस समय के हीरो ने इसके साथ में लड़ाई की और अंत में ये विच हार गई, और उसके बाद में उस हीरो ने अपनी तलवार में इसको सील कर दिया और उस जगह पे एक मेज को बनाया गया।
और इसके बाद में हम देखते हैं जिजिन को, जो कि बताती है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए मार सकती हूँ, अगर आप चाहें तो। अब फ्लियो कहता है ठीक है, तो तुम इस विच को संभालो और हम यहाँ से लोगों को निकालते हैं जो लोग यहाँ पे संकट में आ चुके हैं। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं विच को, जो कि इधर प्रिंसेस को देखते हुए कहती है तो तुम आखिरकार मुझे मिल गई, तुम्हारे साथी भी अब तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। और हम देखते हैं जो साथी उसके साथ होता है उसके भी पैर कांप रहे होते हैं डर के मारे। और इधर हम देखते हैं विच को, जो कि कहती है वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन तुम्हें तड़पाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये कहते हुए क्रीपी सी स्माइल देती है। और हम देखते हैं वो मैजिक बीस्ट के जरिए उसको दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाता है जिससे वो मैजिक बीस्ट पीछे हट जाता है, जिसको देख करके वो शॉक हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि गॉडेस होती है। इसको देख करके विच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एक डिजिन हो, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम मेरे बीच में क्यों आ रही हो। जिसके बाद में गॉडेस कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोई सुप्रीम वन के रोज के कामों में दखल अंदाजी करेगा और उन्हें डिस्टर्ब करेगा, मैं उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना सुन करके हम देखते हैं विच को, जो कि आसमान में चली जाती है और एक मैजिक लाइटनिंग फॉर्मेशन बनाने लगती है, जिससे वहाँ पे बहुत तेज से बिजली उनके ऊपर गिरती है। लेकिन डिजिन उसको बड़ी आसानी से संभाल लेती है और वो कहती है कि मैं सारी की सारी मैजिक से इम्यून हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सिर्फ मैजिक की वजह से मार सकती हो। इधर हम देखते हैं विच को, जो कि फिर डार्क मैजिक का यूज करती है और बड़ी बड़ी ब्लेड्स को उसकी तरफ भेजती है डार्क मैजिक की मदद से, लेकिन डिजिन उसको भी एक झटके में दूर फेंक देती है। जिसके बाद में विच कहती ओह तो ये बात है, और ये कहते हुए उस मैजिक बीस्ट की पावर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे वो शहर में तबाही मचा सके। और हम देखते हैं अब उसका साइज इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि वो एक पहाड़ जितना बड़ा हो चुका होता है, और जब वो चलता है तो जमीन हिल रही होती है, लेकिन अचानक से उसका साइज एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हो जाता है, जिसको देख करके भी शॉक हो जाती है और कहती है एक मिनट ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे फ्लियो आ जाता है, जो कि कहता है मैंने रिवर्स मैजिक का यूज करके इसको नॉर्मल बना दिया है। इधर हम देखते हैं गॉडेस को, जो कि उसके सामने झुक जाती है और कहती है मुझे माफ करिएगा जो मैं आपका काम कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन कम से कम मुझे आप इसे तो मारने के लिए दीजिए। और जब फ्लियो उसे परमिशन दे देता है तो फिर हम देखते हैं डिजिन को, जो कि एक फॉर्मेशन का यूज करती है और वो उसकी सोल को जड़ से मिटा देती है और उसकी सोल को एक छोटे से मोती में कैद कर देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं वो उस मोती को खा जाती है और कहती है इसकी फिजिकल बॉडी तो बहुत पहले नष्ट हो चुकी थी, लेकिन अब मैं इसकी सोल को भी खा, जिसकी सोल को अब मैंने अपने अंदर ले लिया है, जिसकी वजह से इसकी सोल अनंत काल तक मेरे अंदर ही समाई रहेगी और ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इधर हम देखते हैं हीरो और उस मेड को, जो कि अब नॉर्मल फॉर्म में आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि भागते हुए आती है और कहती है तो आप ही हैं सर फ्लियो ना। और ये कहते हुए उसको प्रणाम करती है और वो बताती है कि वो प्रिंसेस है इस राज्य की, जो हमने आपके साथ किया उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक बार फिर से वापस चले और इस राज्य के एक ट्रू हीरो बन करके हमारे साथ में रहें और हमारे राज्य को एक नई स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करा सके। और साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन फ्लियो ये कहते हुए मना कर देता है कि यार मैं जो वो लाइफ जी रहा है वो उसकी बेस्ट लाइफ है, उसके पास एक वाइफ है जो कि उसे प्यार करती है और उसको इस लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, वो बस अब फेनिस के साथ में अपना समय बिताना चाहता है। ये सुनकर के फेनिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बेलोरी सब ब्लॉसम को, जो कि बड़ी तेजी से इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जैसे फ्लियो और फेनिस घर पहुंचते हैं, वैसे ही वहाँ पे आर्चर कहती है कि मैंने आज एक मैजिक बीस्ट को कैप्चर किया है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपनी लैंड और ज्यादा बढ़ाएं, जिससे हम बहुत सारे मैजिक बीस्ट को वहाँ पे रख सकें और जब भी हमें कहीं जाना होता हम उन मैजिक बीस्ट का इस्तेमाल कर सकें। और ब्लॉसम भी कहती है कि मुझे भी लैंड की जरूरत है, जिससे मैं और भी ज्यादा सब्जियां और बहुत सारी चीजें उगा सकूं जो कि हमारे काम आएंगे, उनको बेच करके हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो फ्लियो कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ की जमीन की कीमत तो काफी ज्यादा महंगी है। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा देर तक कैलकुलेट करता है, जिसके बाद में उस जमीन की कीमत 1 मिलियन रुपीज आती है, जिसको सुन करके वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने घर की सारी चीजें भी बेच दें फिर भी वो इतने पैसे कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर फ्लियो कहता है आप लोग चिंता मत करो, मैं ये सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं तुम सभी लोगों की कमाई का 30% हिस्सा लूंगा। जिसको सुनकर के वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आर्चर को, जो कि अपने मैजिक बीस्ट से खेती कर रही होती है, जहाँ पे उन लोगों ने और भी ज्यादा बड़ी जगह पे अपनी लैंड को ग्रो कर लिया होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी फ्लियो ब्लॉसम से कहता है ना तुम इस समय में उन सब्जियों को उगाओ जो कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए इस समय में उगाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो, और तुम इस समय में अपनी मैजिक की पावर का यूज करके क्लाइमेट को चेंज करके उन सब्जियों को उगाओ जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। तभी वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे मैजिक का यूज होगा और मैं हर समय आपका इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं हिया को, जो कि वहाँ पे आ जाती है और कहती है
सुप्रीम लॉर्ड के लिए मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। इस दुनिया के सारे एलिमेंट और सारे तत्व मेरे अंदर समाये हैं, इसीलिए मैं ये सब काम बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं विच को, जो कि वहाँ पे आ जाती है और कहती है हाँ हाँ मैं इस काम को देखना चाहती हूँ। और फिर वो सभी को ये बात भी बताती है कि वो एक टीचर के तौर पे दूसरे कॉलेज में जा रही है और वहाँ पे मैजिक को भी सीखेगी, जिसको सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आर्चर को, जो कि मैजिक बीस्ट की घुड़सवारी कर रही होती है, और इधर टिया को, जो कि अपनी मैजिक पावर की मदद से उन सब्जियों को उगा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है। जबकि ब्लॉसम, जो कि अकेली खड़ी होती है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है जो वो कर सके। और इधर हम देखते हैं फेंडिस को, जो कि कहती है सच में ये लोग कितने ज़्यादा खुश है अपना काम कर करके। इधर हम देखते हैं फ्लियो को, जो कि बताता है कि मैंने भी अपने लिए एक काम ढूंढ लिया है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी एक शॉप को खोलूँ, ऐसा दूसरी दुनिया में किया करता था। जिसको सुनकर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ हाँ मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो इन सभी कामों को कर सकता है। और हाँ, तुम भले ही दुनिया का कोई भी काम क्यों ना करो, मैं हर काम में तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इधर हम देखते हैं इधर फ्लियो को, जो कि एक रिंग को बाहर निकालता है और कहता है मैंने आज एक जेम को देखा था, उसी से मैंने ये रिंग बनाई है, ये तुम्हारे हाथों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और ये कहते हुए उसको वो रिंग पहना देता है। ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और वो उसको कस के हक कर लेती है और कहती है डार्लिंग तुम कितने प्यारे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हीरो को, जो कि कैद होता है, तो और हम देखते हैं उसकी मेट को, जो कि वहीं पे ही कैद होती है और कहती है अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम लोग जल्दी ही मारे जाएंगे। जितना सुनकर के हीरो कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, और बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेलोरिसा को, जो कि बहुत ज्यादा शौक होती है क्योंकि उसने वेडिंग ड्रेस के कपड़े पहन रखे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे गोजार यानी डार्क वन आ जाता है और उसने भी वेडिंग वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, जिसको देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और नर्वस हो जाती है और कहती है तुम आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी गोजार उसके पास आता है और कहता है आज हमारी शादी है, और ये कहते हुए उसके पास आ जाता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं उसकी प्रजा गोजाल और उसकी वाइफ यानी कि बेलरूसा दोनों की जय जयकार करने लगती है, जिसको देख करके वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहती है एक मिनट यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी गोजाल कहता है अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, इसीलिए अब मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला के रखूंगा और मैं ह्यूमन रेस को भी अपना गुलाम बनाऊंगा। जिसको सुनकर के बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके करीब आता है और कहता है अब समय हो चुका है हमारी किस का। और ये कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं बेलरूसा की आँख खुल जाती है और हम देखते हैं ये सब कुछ एक सपना था और वो एक सपना देख रही होती है और वो कहती है एक मिनट ये कैसा सपना था, ये बहुत ज्यादा डरावना था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेलरूसा अभी भी उस सपने के बारे में सोच रही होती है और उसने कपकेक्स बनाए होते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तभी फिनिश उससे कहती है क्या हुआ बेलरूसा तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या कोई दिक्कत है। तभी वो उसे सपने के बारे में बताती है और कहती है मुझे आजकल बहुत ज्यादा अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। तभी फिनिश कहती है जो तुम्हें भी लव सिकनेस हो गई है, ऐसा तभी होता है जब किसी को प्यार हो जाता है, कहीं तुम लगातार डार्कपन के बारे में तो नहीं सोचती। जैसे ही वो डार्कपन का नाम सुनती है वैसे ही उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और हम देखते हैं बाकी सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं जरूर इसको डार्कपन से प्यार हो गया है तभी ऐसा हो रहा है। और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी होती है और कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और सभी लोगों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है डार्कपन मुझसे नहीं बल्कि फ्लियो से मिलने के लिए आते थे, लेकिन सभी लोग कहते हैं देखो देखो ये कैसे डार्कपन को डिफेंड कर रही है, इसका मतलब सच में उससे प्यार करने लगी है। तभी हिया कहती है हाँ हाँ मुझे भी इस बारे में जानना है कि आखिरकार ह्यूमन लोग प्यार कैसे करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्लियो को, जिसकी स्क्रीन पे अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और हमें पता चलता है कि उसने आसपास के एरिया में जो बैरियर बनाया था वहाँ पे कोई डीमन आया है, तभी उसके सामने ऐसा हुआ है और वो कहता है कि हमें वहाँ पे देखने के लिए जाना होगा कि आखिरकार कौन आया है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मियो होती है, जो कि गोजाल की असिस्टेंट होती है। वो गोजाल के कहने पे फ्लियो और फेंडिस को ढूंढ निकालती है और हम देखते हैं वो उसी बैरियर को लगातार देखे जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर सेकंड प्रिंसेस जो कि अपनी राज्यसभा चला रही होती है। तभी सॉर्सर आके उनके सामने बताता है कि जो कॉइन्स हेल्प के लिए हमें सिर्फ फ्लियो ने दिए हैं वो कॉइन्स कोई आम कॉइन नहीं है। जहाँ पे पता चलता है कि ये कॉइन्स उसने सेकंड प्रिंसेस को तब दिए होते हैं जब लास्ट टाइम में सेकंड प्रिंसेस फ्लियो से मिली होती है, तब फ्लियो ने उसको कुछ कॉइन्स दिए होते हैं हेल्प के तौर पे। जहाँ पे सेकंड प्रिंसेस कहती है इसका मतलब ये है जो कॉइन्स सिर्फ फ्लियो के पास है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के पास होते हैं, क्या मेरे डैड ने वो कॉइन्स किसी को दिए होते हैं। तभी वो सॉर्सर बताता है कि हाँ जो पहला हीरो हम लोगों ने समन किया था जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी उसको राजा ने वो कॉइन्स दिए थे। तो वो कहती है एक मिनट क्या इसका मतलब ये है कि बंजा और फ्लियो दोनों एक ही आदमी है। इसका मतलब यह है कि हमने सही हीरो को ठुकरा दिया और हमने नॉर्मल हीरो को अपने पास में रखा, इसीलिए हमें सर फ्लियो के पास में माफी मांगने जाना होगा। हमें उन्हें तब तक मनाना होगा जब तक वो खुद यहाँ पे आकर के हमारे हीरो बनने के लिए ना मान जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सैनिक भागते हुए आता है और बताता है कि जो हीरो और उसकी मेट को हमने कैद किया था वो अब जेल से भाग चुका है, इसीलिए हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वो कहती है कि जल्दी से सिपाहियों को भेजो उसे पकड़ने के लिए, वो जो कुछ ना कुछ उत्पाद मचाएगा। तभी हम देखते हैं सिपाहियों को जो कि लगातार हीरो और उसकी मेट को ढूंढ रहे होते हैं।
इधर हम देखते हैं वो दोनों लोग जंगल में झाड़ियों के पीछे कहीं पे छुप के बैठे होते हैं। तभी हीरो कहता है मैंने वहाँ से एक चीज को चुराया है जिसमें अनलिमिटेड कॉइन्स और अनलिमिटेड पैसे होंगे। और हम देखते हैं ये बैग उन्होंने राजमहल के खजाने से चुराया होता है। और फिर हम उस मैजिकल बैग को देखते हैं जो कि बैग एक्चुअली में लियो के पास में भी होता है। और हम देखते हैं उस बैग के अंदर सिर्फ 3 ही सामान होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बैग में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तभी उस बैग के अंदर से एक बड़ा सा बॉक्स बाहर निकलता है और जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स को देख करके वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक फावड़ा और उसको इस्तेमाल करने के लिए एक स्क्रॉल होता है। तभी हम देखते हैं कुछ सैनिकों को जो कि उनको ढूंढते हुए वहाँ पे भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है। तो फिर वो सैनिक वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं इधर हीरो और उस मेट को जो कि उस गड्ढे के अंदर छिपे हुए होते हैं, जहाँ पे मेट कहती है जरूर ये बहुत ज्यादा खास है, ये मैजिकल है, इसने इतनी आसानी से इतने बड़े गड्ढे को खोद दिया। जहाँ पे हीरो कहता है हाँ, मगर अब हम लोग इससे बाहर कैसे निकलेंगे। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें डार्क वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं म्यू को जो कि सारी बात आकर के यहाँ पे गोजाल को बताती है कि उसको फ्लियो और फेनिस दोनों की जगह के पता चल गया है। लेकिन मास्टर आखिरकार आप उन लोग के पीछे क्यों पड़े हैं? ह्यूमंस का अपने साथ में होना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन गोजाल कहता है क्या तुम भूल गए कि फ्लियो के पास में कितनी ताकत है? वो प्यूरिफाइंग मैजिक का यूज कर सकता है, अगर उसने एक बार भी उस मैजिक का इस्तेमाल किया तो वो एक ही बार में हमारी पूरी सेना को तबाह कर सकता है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाना चाहता हूँ। लेकिन म्यू कहती है लेकिन मास्टर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, आपका भाई आपके खिलाफ रणनीति बना रहा है, वो जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेगा। लेकिन गोजाल कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लियो का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको अपनी टीम में ला करके ही रहूंगा। इधर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि सारी बातें सुन रही होती है। इस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि एक बंदे के पास में आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गोजाल का भाई होता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि और कोई नहीं बल्कि गोजाल के भाई की असिस्टेंट होती है और सारी बात उसको बता देती है। इसको सुन करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मेरा भाई इंसानों के साथ होना चाहता है, क्या वो पागल हो गया है? कोई राजा ऐसा कभी भी नहीं करेगा, हमारी पूरी ब्लड लाइन ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अगर उसने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं उसको उसकी गद्दी से हटा दूंगा और उसकी जगह मैं लूंगा। और हम देखते हैं वो अपने भाई के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्लियो फिनिस को जो कि मार्केट में गए होते हैं और अच्छा साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो फिनिस कहती है चलो अच्छा है, अब हम लोग अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग एक शॉप को देखते हैं जो कि बंद हो रही होती है, लेकिन वो लोग उस शॉप ओनर को जानते थे, इसीलिए वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे उसका कारण पूछते हैं। तो वहाँ पे बूढ़ी दादी में बताती है कि जब डार्क आर्मी ने हमारे ऊपर पिछली बार अटैक किया था तो उस अटैक में मेरी काफी सारी ब्रांचेस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, इसकी वजह से अब लोग मुझे सप्लाई देना बंद कर चुके हैं। और अब मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं लोगों के पास जाकर के उन सप्लाई को फिर से एक्वायर कर सकूं, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, शायद अब समय आ चुका है काम को बंद करने का, समय आ चुका है मेरा आराम करने का। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फेनिस को जो कि ये सब सुन करके उदास हो चुकी होती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि डार्क आर्मी कभी भी ह्यूमंस का इतना ज्यादा नुकसान कर सकती है। लेकिन फ्लियो उसे समझाता है कि ह्यूमंस कभी भी हार नहीं मानते हैं और हमेशा वो एक बार फिर से डट करके खड़े हो जाते हैं। वो एक शॉप की तरफ दिखाता है और वो कहता है देखो ये शॉप पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ह्यूमंस इसे एक बार फिर से बना रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बेलोरिसा आ जाती है और उन दोनों से कहती है आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार आज मैं आपको ट्रीट दूं। जिसको सुनकर के फेनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि आज वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन जब फ्लियो उससे कहता है तो फिर वो मान जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हिया को जो कि भागते हुए यानी कि उड़ते हुए बहुत स्पीड से उसके पास में आती है और वो कहती है सुप्रीम वन, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मैजिकल पावर वाला बंदा आ रहा है जिसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा इमेंस है, इसीलिए आप मेरे पीछे रहिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये कहती हुई अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं तभी फेनिस आगे आ जाती है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि गोजाल होता है जो कि उन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पे आया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग मिल करके अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं बेलोरिसा को जो कि काफी ज्यादा नर्वस होती है, क्योंकि वो गोजाल के बगल में बैठी होती है। तभी गोजाल उससे पूछता है और भाई क्या हाल चाल, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, वैसे तुमको खाना बनाना पसंद है क्या? तभी वो कहता है ह्यूमंस की डिशेस काफी ज्यादा प्यारी होती हैं, इसमें अजीब अजीब से कलर होते हैं, मुझे इनको खाना काफी ज्यादा पसंद है। वैसे बेलोरिसा तुमको भी क्या खाना बनाना आता है? तभी फेनिस उसकी तारीफ करते हुए बताती है कि बेलोरिसा को कपकेक्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं गोजाल को जो कि बता रहा है कि ह्यूमंस और डीमंस का रहना एक पास से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर डीमंस ह्यूमंस के पास रहे तो फिर ह्यूमंस को जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। लेकिन तभी फ्लियो कहता है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि फेनिस हमारे साथ बहुत समय से है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके द्वारा मुझे कुछ नुकसान पहुंचा है, उल्टा हम लोग तो बहुत अच्छा समय स्पेंड कर रहे हैं।
लेकिन तभी गोजाल उससे बताता है कि कुछ ह्यूमंस होते हैं जो कि अपनी मर्सियस पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि किसी को भी मारने के लिए काफी ज्यादा आसान होती है। लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि इस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फेनिक्स के अंदर इस शक्ति है कि वो इसको कंट्रोल कर सकती है। तो फेनिक्स कहती है, डार्लिंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे द्वारा तुम्हारा या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर हम देखते हैं गोजाल को, जो कि ये कहते हुए निकल जाता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं द फ्लू को, जो कि ये सोचते हुए जा रहा था कि मुझे लगता है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच की दूरी कम हो चुकी है, लेकिन मैं गलत था। ह्यूमंस और डीमंस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। और हम देखते हैं वो ये सब काफी ज्यादा गहराई से सोच रहा होता है, और अचानक से वो उसके सामने आगे बढ़ता है और वो फेनिक्स को कस के हक कर लेता है। वो कहती, क्या हुआ डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम है क्या हुआ, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? लेकिन वो कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वो भी उसको कस के हक कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर मेड और उस हीरो को, जो कि दोनों मिलकर के उस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उस मेड को, जो कि बाहर निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं उसका फिगर इतना ज्यादा सेक्सी होता है कि वो हीरो लगातार उसी को देखने लगता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और हम देखते हैं एक बार फिर से वो उसी गड्ढे के अंदर फिर से नीचे गिर जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि इधर फ्लियो से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन हम देखते हैं फेनिक्स उसको देख करके कुछ ज्यादा खुश नहीं होती है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस को, जिसको पता चल गया होता है कि फ्लियो ही बंजा है, जिसको पहलों के तौर पर समन किया गया था। ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा शौक रह जाता है, यहाँ तक कि फेनिक्स भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को, जो कि अंदर रूम में बैठी होती है, जहाँ पे वो कहती है, फ्लियो मैं यहाँ पे तुमसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम बाकी सबको यहाँ से बाहर भेज सकते हो? लेकिन हम देखते हैं फेनिक्स को, जो कि गुस्से से कहती है, तुमने जो पहले मेरे हस्बैंड के साथ किया, क्या तुम फिर से वही करना चाहती हो? अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फ्लियो से शांत कराते हुए कहता है, ठीक है कुछ नहीं हुआ। तभी वो कहता है, नहीं फेनिक्स इस रूम से नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। अगर तुम्हारा कोई ऐसी बात है जो तुम फेनिक्स के सामने नहीं कर सकती हो, तो फिर तुम भी यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर के हम देखते हैं फेनिक्स को, जो कि बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, ओह डार्लिंग तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। जबकि हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाती है, कहती है, ठीक है जैसा तुम चाहो। और हम देखते हैं वो नीचे आकर के अपने घुटनों पे बैठ करके उससे सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे माफ करना, जो मेरे किंगडम ने तुम्हारे साथ किया या मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ किया। मेरे पिताजी ने तुमको देश से बाहर निकाल दिया और तुमको डेवरांजे फॉरेस्ट में भेज दिया। मुझे पता है वो गलत था, लेकिन मैं इसके लिए तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वो फ्लियो से माफी मांगती है, लेकिन फ्लियो कहता है, प्लीज आप उठ जाइए, आप प्रिंसेस हैं, आपको नीचे नहीं बैठना चाहिए। और उससे कहता है, वैसे आप मुझसे इतनी दूर से सिर्फ माफी मांगने के लिए तो नहीं आई होंगी। इसके बाद में हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि एक मैप को बाहर निकाल लेती है और कहती है, जहाँ पे आपको लाइटनिंग के पॉइंट दिख रहे हैं, वहाँ पे हमारी सैनिक की टुकड़ियां खड़ी हैं, वहाँ पे मेन मंत्री हमारे पे खड़े हुए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर अगली बार डीमन आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम सभी एक साथ मारे जाएंगे और पूरी ह्यूमैनिटी एक ही अटैक में खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्लियो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं कोई भी इस विवाद में नहीं पड़ूंगा, इसीलिए मैं आप दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि आपको डीमन आर्मी के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमें प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं फेनिक्स को, जो कि गुस्से से कहती है, मेरे हस्बैंड ने कह दिया ना, आप उसके साथ मिलकर के डीमन आर्मी से फाइट नहीं करेगा तो मतलब नहीं करेगा, तो फिर आप उसके साथ में जबरदस्ती क्यों कर रही है? और ये कहते हुए उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन प्रिंसेस कहती है, मैं तो बस मदद करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता एक बार अगर फिर से ठीक हो गए तो फिर से वो पुराने वाले हीरो को वापस ले आएंगे और फिर से हमारे ऊपर डीमन आर्मी का अटैक होगा, और मुझे पता है इस बार का अटैक हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन वो कहती है, फेनिक्स तो क्या तुम मुझे धमका रही हो? मेरे हस्बैंड को लेकर के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन प्रिंसेस कहती है, नहीं मैं तो बस इतना कह रही हूँ, फ्लियो मेरी मदद करे मेरे पिता की गद्दी छीनने में, क्योंकि मैं उनको उस गद्दी पे अब नहीं बैठने देना चाह रही हूँ, क्योंकि वो उस गद्दी के बैठने के लायक नहीं है। वो लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और वो मैप उसको देते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन फिर से फेनिक्स गुस्से से कहती है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम मेरी यार डीमन फॉर्म को देख लोगी। लेकिन हम देखते हैं फ्लियो को, जो कि उसे शांत कराता है और कहता है, तुम प्लीज शांत हो जाओ डार्लिंग, ये ज्यादा गुस्से करने वाली बात नहीं है। वो बस हमारी थोड़ी सी मदद करना चाह रही है, वो बस चाहती है कि हम लोग उसकी बस थोड़ी सी मदद करें, जिसके बाद में उसको उसकी राजगद्दी मिल जाएगी और ह्यूमैनिटी के बीच में सारा पीस हो जाएगा, जिसके बाद में हम लोग आराम से अपने साथ में रह सकते हैं। और वो उसको प्यार से ये सारी बातें समझाता है, जहाँ पे प्रिंसेस कहती है, हाँ मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मिस्टर युजुकुरो फैमिली के नेक्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है, प्लीज आप लोग उस एपिसोड को देखना मत भूलना। और हाँ प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस के दो बंधुओं को, जो कि लगातार इधर हीरो को और उसके साथ में गई हुई मेड को ढूंढ रहे होते हैं, जिससे वो उनका पता लगा करके उनको जेल में डाल सकें। लेकिन हम देखते हैं वहीं पे हीरो और उसकी मेड को, जो कि वहीं पे थक हार करके बैठे होते हैं, जहाँ पे उसकी मेड कहती है, आखिरकार हमें कब तक भागना होगा, हम लोग कितनी देर से भाग रहे हैं और ऊपर से मुझे बहुत तेज से भूख भी लगी है। और ये कहते हुए बहुत तेज से रोने लगती है। लेकिन हीरो उसे शांत कराता है, उसे 2 बिस्कुट खाने के लिए देता है
और कहता है माफ करना, मेरे पास बस इतना ही बचा है। जहाँ पे वो कहती है सच में तुम कितने प्यारे हो, भूख तो तुम्हें भी लगेगी, लेकिन फिर भी तुमने ये अपना हिस्सा मुझे दे दिया। और ये कहते हुए वो प्यार से उस बिस्कुट को खाने लगती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जहाँ पे वो कहती है वैसे जब तुम जेल तोड़ करके बाहर निकल रहे थे तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ में आई। और वैसे भी मैं पूरी ज़िंदगी भर वहाँ पे जेल में नहीं बिताने वाली थी, मैं तुमसे अब प्यार करने लगी। और वहाँ पे अपने प्यार का इजहार करती है और जैसे ही वो करती है हम देखते हैं हीरो को जो कि बहुत तेज से ब्लश करने लगता है और वो कहता है जल्दी से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मैजिकल सी स्पाइडर आ जाती है और हम देखते हैं वो उसकी मेट के ऊपर अटैक करके उसको अपने जाले में फंसा लेती है। और जब तक हीरो को समझ पाता हम देखते हैं वैसे ही वो उसके ऊपर भी अटैक कर लेती है। हम देखते हैं जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है हम देखते हैं वो पूरी तरह से उसके अंदर लिपट जाता है और वो कहता है एक मिनट, आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि घाल की छोटी बहन होती है जो कि डार्क आर्मी के राजा के भाई की असिस्टेंट होती है। और हम देखते हैं वो दोनों को फंसा करके वहाँ से कहीं लिए जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्लू को जो कि बड़े ध्यान से कुछ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं फेनिक्स को जो कि उसके पास में आ जाती है और पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पे वो बताता है क्यों ना अगर हम लोग डार्क आर्मी और ह्यूमन आर्मी दोनों को एक साथ में मिला करके रखें तो कैसा रहेगा। जब हम दोनों के बच्चे होंगे तो फिर वो लोग कैसा फील करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई होती रही, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे इन दोनों आर्मी के बीच में शांति लानी होगी जिससे ये दोनों आर्मी आपस में एक साथ मिल करके अच्छे से रह पाए, जिससे डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस रहते हैं। जहाँ पे फेनिक्स कहती है मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो, कोई तुम्हारे ऊपर बिलीव करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ह्यूमंस को जो कि लगातार उस जगह से शिफ्ट हो रहे होते हैं जहाँ पे डार्क आर्मी अगला हमला करने वाली होती है। वहीं पे हम देखते हैं एक बिच्छू को कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सही समय पे फेनरिस और फ्लू करके उस बच्ची को बचा लेते हैं और उसके आसपास में बहुत बड़ा बैरियर बना लेते हैं जिससे डीमंस दूसरी तरफ रह जाते हैं। लेकिन कुछ डीमंस उस अटैक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लू उस बच्ची को वहां से भागने के लिए कह देता है और हम देखते हैं कुछ डीमंस उसको लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फेनरिस कहती है तुम इसे कभी भी नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए हार मान करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वो कहती है एक मिनट, तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम आखिरकार पैसों के लिए उसके लिए काम क्यों नहीं करते हो प्रिंसेस के लिए। तो कहता है अगर मैं पैसों के लिए काम करूंगा तो डीमन आर्मी को ऐसा लगेगा जैसे मैं ह्यूमंस के साथ मिल चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो फेनिक्स बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है एक मिनट, तो कहीं तुम मुझसे शादी तो नहीं कर लोगे। और ये कहते हुए रोने लगती है, लेकिन फ्लू कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो समझो। तभी हम देखते हैं एक डीमन को जो कि वहाँ पे आते हुए कहता है एक मिनट, ये लूपा पाइन यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो फॉक्स स्पिरिट है जो कि डीमन आर्मी से बिलोंग करती है, तो फिर ये किसी ह्यूमन के साथ कैसे रह सकती है। तभी हम देखते हैं एक बड़े से डीमन को जो कि वहाँ पे आते हुए कहता है इस बैरियर को मैं तोड़ूंगा और इस लूपा पाइन को भी मैं ही जान से मारूंगा। तभी हम देखते हैं फेनिक्स को जो कि उससे कहती है ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, इनकी स्पीसीज के लोग इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये नॉर्मल मैजिक को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कहता है तुम तो उसी ब्रीड से हो ना जिसमें एक बंदा बस प्यूरिफाइंग मैजिक की वजह से मारा गया था। और लगातार वो फेनिक्स के भाई की बेइज्जती करने लगता है और वो कहता है तुम्हारा भाई डार्क आर्मी के रहने के लायक ही नहीं था, वो बस पता नहीं वहाँ पे कैसे उस पोजीशन पे पहुंच गया, जिसकी वजह से फेनिक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है फ्लू तुम यहीं रुको, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा शिकार है। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो उस बैरियर से बाहर निकल जाती है उसको जान से मारने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो, आज मैं तुमको यहाँ पे मौत के घाट उतार दूंगा। और ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं फेनिक्स को जो कि लगातार उसके अटैक से बच रही होती है और हम देखते हैं वो उसके ऊपर कुछ बॉडी से अटैक भी करती है जिससे उसकी काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। लेकिन इस बंदे के ऊपर उससे कुछ भी असर नहीं होता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने छोटे से अटैक से मुझे मार सकती हो। लेकिन फेनिक्स कहती है नहीं, और मैं इस अटैक से तुम्हें मार सकती हूँ जो कि मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। तभी हम देखते हैं वो ऊपर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करती है और जिसके बाद में वो अपनी पोजीशन से उस बंदे की पोजीशन चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हवा में हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो जब नीचे गिरता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं आती है। तो फिर हम देखते हैं फेनिक्स को जो कि कहती है तो फिर तुम इस अटैक से कैसे बचोगे। और हम देखते हैं वो काफी सारे पेड़ों को अपने ज्यादा अटैक में ले आती है, जिसकी वजह से वो पेड़ सारे के सारे पेड़ कट करके उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो अपनी पोजीशन की वजह से वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है और वो दर्द के मारे बहुत तेज से चिल्ला रहा होता है। और वो बाकी डीमन से कहता है तुम लोग क्या मुंह दिखाई करने के लिए आए हो, मारो ना इसे, आखिरकार तुम लोग इसे कब मारोगे। और हम देखते हैं सारे डीमंस उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं इस बार फ्लू बीच में आ जाता है और अपने बाइंडिंग मैजिक की वजह से सभी डीमंस को एक रस्सियों से बांध देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो बड़े से बंदे के पास में आता है और हीलिंग मैजिक का यूज करके उसकी सारी इंजरीज को हील कर देता है। तो फिर बंदा कहता है आखिरकार ये मजाक चल रहा है क्या, तुमने मेरी इंजरीज को क्यों हील किया। तो फ्लू कहता है मैं ना ही किसी का दुश्मन हूँ और ना ही किसी का दोस्त, मैं तो बस यहाँ पे डिफेंस के तौर पे खड़ा हूँ,
मैं चाहता हूँ आप दोनों लोग स्पीसीज किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन फिर भी अगर तुम ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना चाहते हो तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और हम देखते हैं जैसे ही वो ये कहता है सारे डीमंस उसके डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में कुछ ह्यूमंस वहाँ पे आते हैं जो कि उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आखिरकार ये डीमन आपके साथ में कौन है? यहाँ पे वो कहता है ये तो बस मेरी पार्टनर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसको गले लगा लेता है। लेकिन अगर आप किसी को शुक्रिया करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रिंसेस का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे आप सभी को बचाने के लिए भेजा है। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। कि शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक सैनिक को जो कि द प्रिंसेस को आकर के यही बात बताता है। ये एक बंदा जिसने मास्क पहन करके रखा है और उसके साथ में एक फॉक्स स्पिरिट भी है जो कि लगातार अपने ह्यूमंस लोगों को बचा रही है डीमन से, और लगातार वो डिफरेंट इलाकों में जा रही है जिससे वो हम सभी को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे वो सुनती है हम देखते हैं प्रिंसेस को, उसको पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि फ्लियो ही है जो कि उसकी मदद कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घाल को, डार्क किन को, जो कि उसके सामने एक लेडी आती है और कहता है मैंने तो किसी भी डीमंस को ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं भेजा, तो फिर आखिरकार ये डीमंस ह्यूमंस के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे उसकी असिस्टेंट बताती है कि सर एक इमरजेंसी हो चुकी है, आपके भाई ने आपकी पोजीशन ले ली है और वही ये सब कुछ करवा रहा है। जिसको सुन करके डार्क किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें डार्क पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डार्क किंग के भाई को जो कि अब उसकी गद्दी पे बैठा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है क्या सब कुछ तैयार है? जहाँ पे उसकी असिस्टेंट कहती है हाँ मास्टर सब कुछ तैयार है, हमने ड्यू ह्यूमंस को पकड़ लिया है एविल एनर्जी को बुलाने के लिए जिससे हम आपके भाई को हरा देंगे। जहाँ पे हम देखते हैं घाल को जो कि फुल स्पीड से अपने डार्क पैलेस की तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है और कहता है भाई आखिरकार अब तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम चिलिंग इन अंडरवर्ल्ड सीरीज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को जो कि इधर फ्लो के घर पे आए होते हैं। यहाँ पे फ्लो उनसे पूछता है महाराज आखिरकार अब इस बार आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? जहाँ पे डार्क किंग बताते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कास्टल में एक प्रॉब्लम हो चुकी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को, इसके पास में म्यू की बहन आती है और बताती है कि आपके भाई ने विद्रोह कर लिया है, उन्होंने आपकी गद्दी को हासिल कर लिया है, जल्दी चलिए आपको वहाँ पे जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इन्फर्नल 4 को जो कि डार्क आर्मी के 4 सबसे अलग अलग ताकतवर लोग हैं और ये सभी लोग अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं। इसमें से एक फेनिस का भाई भी था जिसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद में वो कहती है आखिरकार डार्क लॉर्ड कर क्या रहे हैं? वो ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार करने के बजाय वो लगातार ह्यूमन के घर जा रहे हैं। लेकिन तभी म्याओ कहती है आखिरकार तुम लोग भूल गए कि हमारे राजा यानी डार्क लॉर्ड आपसे कितना प्यार करते थे, फिर आप लोग ऐसे उनके खिलाफ विद्रोह कैसे कर सकते हैं? अभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि डार्क लॉर्ड अब ह्यूमंस के खिलाफ बहुत ज्यादा नरम हो चुके हैं, वो ह्यूमंस के ऊपर आक्रमण करने के बजाय अपनी आर्मी उनके आगे से हटा रहे हैं और यहाँ तक कि वो लोग लगातार ह्यूमंस के घर भी जा रहे हैं, इसीलिए हम उनके खिलाफ विद्रोह करना ही होगा। मुझे लगता है कि अब उनकी पोजीशन उनके भाई को लेनी चाहिए। फिर हमें डार्क लॉर्ड के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम गेनरिस होता है। उसकी असिस्टेंट सभी लोगों को इन्फर्नल 4 को गेनरिस के सामने लाती है जहाँ पे इन्फर्नल 4 कहते हैं कि हम चाहते हैं आप डार्क लॉर्ड के साथ ड्यूएल करें, अगर आप उनसे जीत जाएंगे तो फिर आप हमारे राजा होने के लायक बन सकते हैं। लेकिन तभी म्यू सामने आते हुए कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? डार्क लॉर्ड के खिलाफ तुम लोग गद्दारी कैसे कर सकते हो? लेकिन तभी गेंदिस के असिस्टेंट उसका मजाक उड़ाते हुए कहती ओह तुम कितनी छोटी हो, तुम तो मुझे दिख भी नहीं रही हो, जिससे म्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधे वो गेंदिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके नेल्स उससे टच होकर के टूट जाते हैं। यहाँ पे गेंदिस कहता है तुम्हारी जैसी वीक प्रजाति आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो? और उसको एक ही पंच से उसको बहुत दूर फेंक देता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उठने की कोशिश करती है। लेकिन गेंदिस के असिस्टेंट उसको जान से मारने के लिए अपनी स्पाइडर उसकी तरफ भेजने के लिए तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे डार्क लॉर्ड और म्यो की छोटी बहन आ जाती है जहाँ पे म्यो की छोटी बहन म्यो को वहाँ से ले जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे गेंदिस कहता है भाई मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था तुमसे लड़ने के लिए, मैं तुमको हराना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम इस गद्दी के लायक नहीं रहे हो। तभी डार्क लॉर्ड कहते हैं आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूँ, और आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है जिससे डार्क आर्मी को कोई खतरा या कोई नुकसान पहुंचा है? जहाँ पे गेंदिस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लगातार ह्यूमन के घर जाते हो, यहाँ तक कि तुम उनको मारने के बजाय तुम आजकल उनके साथ घूम रहे हो और ऊपर से तुम अपनी आर्मी भी उनके आसपास से हटा रहे हो। तुम ह्यूमंस को चोट पहुंचाने के बजाय तुम उनका सहारा बन रहे हो। ये बिल्कुल भी हमारे लायक चीज नहीं है, हमें उन्हें मारना है ना कि उन्हें बचाना। अभी हम देखते हैं गेंदिस के असिस्टेंट भी इस चीज का सपोर्ट करती है। तभी हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को जो कि कहते हैं तो तुम लोग को सच में ऐसा लगता है? तभी वो इन्फर्नल 4 से भी पूछता है क्या तुम लोग भी यही मानते हो? जहाँ पे इन्फर्नल 4 जब कुछ नहीं बोलते हैं तो कहता है हाँ शायद तुम लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके हो। तभी हम देखते हैं वो अपना ऑरा रिलीज करते हैं उससे लड़ने के लिए। उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था डार्क लॉर्ड का कि उसको देख करके गेंदिस बहुत ज्यादा डर जाता है। उनके ऑरा को इन्फर्नल 4 भी रिफील कर रहे होते हैं और कहते हैं तो ये है हमारे महाराज की असली ताकत जिसको देखकर सभी लोग कांप जाते हैं।
लेकिन तभी हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को, जो कि अपनी रिंग को बाहर निकाल देते हैं, जो कि एक राजा को दी जाती है। और वो ये रिंग गेंदिस को देते हुए कहते हैं, तो तुम्हें ये रिंग चाहिए ना, तुमको राजा बनना है ना, तो तुम राजा बन जाओ। तभी हम देखते हैं गेंदिस को, जो कि कहता है, हे तुम मुझसे पीठ दिखाकर कैसे भाग सकते हो, मुझे तुमको हराना है, तभी मैं यहाँ का राजा बनूंगा। लेकिन डार्क किंग वहाँ से जाने लगते हैं, तो वो फिर से अटैक करता है उसके ऊपर। तो फिर डार्क किंग उनको एक ही किक में बहुत ज्यादा दूर फेंक देते हैं। उनकी किक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि गेंदिस हजारों दीवारों को तोड़ करके उस महल से सीधा नीचे गिर जाता है, जिसको इन्फर्नल फोर्स देख करके शॉक रह जाते हैं डार्क लॉर्ड की स्ट्रेंथ को देख करके, जो कि सच में लाजवाब थी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को, जो कि कहते हैं, अब मैं यहाँ पे राजा के तौर पे नहीं, बल्कि यहाँ पे तुम्हारा दोस्त के तौर पे यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बेलरूसा आ जाती है, जो कि डार्क लॉर्ड को देख करके बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। तभी हम देखते हैं फेनरिस को और विद फ्लू को, जो कि उससे पूछते हैं, तुम इतने शौक की हो, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया होता है और वो डर के मारे बस कांपने लगी होती है। तभी वो लोग उससे पूछते हैं, क्या डार्क लॉर्ड हमारे साथ में रह सकते हैं। इतना सुनते ही वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेलरिसा, ब्लॉसम और सभी लोगों को बैठाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं फ्लो को, जो कि कहता है, हम डार्क लॉर्ड को अपने साथ रोकने के लिए तैयार है, मैं और फेनरिस इस चीज पे एग्री है, लेकिन क्या तुम लोग उनको अपने साथ में रोकोगे, इसलिए हम आपकी भी पोजीशन लेना चाहते हैं। जहाँ पे सभी लोग एग्री हो जाते हैं। लेकिन तभी बेलरिसा गुस्से से उठती है और कहती, नहीं, मैं इसके साथ में नहीं रुकूंगी, ये डार्क आर्मी का राजा है, मैं इसके साथ में नहीं रुकूंगी। लेकिन तभी फेनरिस कहते, तो क्या तुम मेरे मालिक को उनके कठिन समय में छोड़ना चाहती हो, वो मालिक जिन्होंने मेरा हमेशा सहारा दिया। और वो क्यूट सा मुंह बना करके ये सब कहने लगती है, जिसको बेलरिसा देख करके शौक रह जाती है। जहाँ पे उसका मन तो नहीं था कि वो उनको एग्री करे, लेकिन जब सभी लोग मिलकर के उसे मनाते हैं, तो फिर बड़ी देर में वो अपने दिल पे पत्थर रख करके मान जाती है और कहती है, ठीक है, ये हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन तभी उसी समय हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि अपने मन में सोचती है, मैंने कर दिखाया, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर लोग आज इस समय मेरे पास है। डार्क लॉर्ड, जो कि डार्क किंगडम के सबसे ताकतवर हैं, और ह्यूमन में मेरा पति यानी कि फ्लो सबसे ताकतवर है। सच में मेरे पास अब कितनी ताकत आ चुकी है। और हम देखते हैं फ्लो को, जो कि सोचता है, ये नहीं सुधरेगी, इसकी हरकतें नहीं सुधरेंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ब्लॉसम को, जो कि अपनी खेती संभाल रही होती है। लेकिन डार्क लॉर्ड उसके पास में आते हैं, जहाँ पे डार्क लॉर्ड कहते हैं, क्या तुम्हें मदद चाहिए। जहाँ पे वो तुरंत ही मना कर देती है और कहती है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद में वो आर्चर के पास में जाते हैं, जहाँ पे वो आर्चर उनको देख करके शौक रह जाती है। लेकिन वो कहते हैं, मैंने बीस्ट को बहुत अच्छे से संभाला है, जरूर मैं इनको भी अच्छे से संभाल लूंगा। लेकिन वो हॉर्स बीस्ट उनको देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो हॉर्स बीस्ट इनका ऑरा देख सकते थे कि उनका ऑरा कितना ज्यादा इमेंस और कितना ज्यादा पावरफुल है। ऑरा को देख करके वो सभी के सभी घोड़े इधर उधर तड़पने लगते हैं, जिसको देख करके डार्क लॉर्ड समझ जाते हैं कि उन लोगों ने उनका ऑरा देख लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को, जो कि फ्लो के साथ में खड़े होते हैं, जहाँ पे फ्लो उनको अपना सामान दिखा रहा होता है, जो कि उसने मैजिक की मदद से बनाया है। वहीं पे हम देखते हैं डार्क लॉर्ड को, जो कि वहाँ पे ड्रैगन की शील्ड को देखते हैं, इसको देख करके वो जान जाते हैं कि ये वही ड्रैगन्स हैं जिनको डार्क लॉर्ड ने मारने के लिए फ्लो को भेजा था। यहाँ पे फ्लो ने अपने एक ही मैजिक के इस्तेमाल करके इन सभी के सभी ड्रैगन्स को एक ही अटैक में मार दिया था। जहाँ पे फ्लो कहता है, इन अटैक से किसी भी अटैक्स को रोका जा सकता है। जहाँ पे डार्क लॉर्ड कहते हैं, जरूर ये शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी और ये सभी के सभी शील्ड ह्यूमन के बहुत अच्छे से काम आएंगी। वहीं पे हम देखते हैं मियो को, जो कि फेनरिस से कहती है, डार्क लॉर्ड मुझे पहले ही बहुत ज्यादा खुश लगते थे जब वो डार्क आर्मी को संभालते थे, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे आकर के ज्यादा खुश हैं। वो बस यहाँ पे अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मस्त अपना अपना खाना खा रहे होते हैं, लेकिन और सभी लोग वहाँ पे अच्छे अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन हमें बेलरिसा को दिखाया जाता है, जो कि उनसे बहुत ज्यादा दूर होती है और वो पता नहीं क्यों उदास बैठी होती है और वो वहाँ पे नहीं जा रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बेलरिसा को, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा उदास होती है। लेकिन कुछ देर में वहाँ पे फ्लो और फेनरिस आते हैं और वो उसके लिए चाय और कुछ कप्स लेकर के आए होते हैं। जहाँ पे फ्लो उसे बताता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। जहाँ पे हम देखते हैं बेलरिसा को, जहाँ पे हमें पता चलता है कि डार्क आर्मी ने बहुत सारे उसके सैनिकों और उसके साथियों को मारा है। इसीलिए फ्लो कहता है, मुझे पता है डार्क आर्मी ने तुम्हारे लिए क्या किया है, इसीलिए मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल रहेगा डार्क लॉर्ड के साथ रहने में। लेकिन तुम तो जानते हो कि फेनरिस भी डीमन है और लोग बदल जाते हैं जब वो प्यार में होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि डार्क लॉर्ड अब पहले जैसे रहे हैं और ना कि वो किसी ह्यूमन को चोट पहुंचाएंगे। अब तुम फेनरिस को ही ले लो, ये पहले कितनी ज्यादा गुस्सैल थी और ये जो मन होता था वो करती थी, लेकिन अभी ह्यूमंस की तरह रहने लगी है। अब इसके अंदर भी दया भाव आ गया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि डार्क लॉर्ड अब कुछ ऐसा करेंगे। और जब फ्लो और फेनरिस मिलकर के उसे समझाते हैं तो फिर वो मान जाती है और डार्क लॉर्ड के साथ में अच्छे से रहने के लिए मान जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बेलरिसा को, जो कि इधर डार्क लॉर्ड के सामने जाती है और कहती है, हे डार्क लॉर्ड, मुझे पता है कि तुम अभी भी डार्क लॉर्ड ही होगे, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने किसी भी ह्यूमन को चोट पहुंचाने की कोशिश की या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे ह्यूमन को चोट पहुंची तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन तभी म्यूज को मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तुम और डार्क लॉर्ड को मारोगी, तुम तो एक छोटे से डीमन को भी नहीं मार सकती हो, तुम डार्क लॉर्ड को कैसे मारोगी। लेकिन तभी वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है, तुमको तो मेरे मास्टर यानी कि फ्लो ने हरा दिया था, तो इससे अच्छा है कि तुम बीच में मत ही बोलो।
जिसको सुन करके हम देखते हैं मियो को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम फ्लियो को बीच में मत लाओ। इसके बाद में हम देखते हैं इधर डार्क लॉर्ड को, जो कि उन दोनों की बातों को इग्नोर करके बेलूरिसा के पास जाते हैं और उनको हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बेलूरिसा उससे हाथ नहीं मिलाती है और वो कहती है मैं आपसे हाथ तब मिलाऊंगी जब मुझे पूरा श्योर हो जाएगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। जिसके बाद में वो अपने बियर से कहती है चलो अब समय हो चुका है हंट करने का। और हम देखते हैं वो दोनों लोग हंट करने के लिए निकल जाते हैं। ये शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हीरो को और उसके साथ में मेड को, जहाँ पे वो लोग डार्क आर्मी से बच करके भाग रहे होते हैं। वो डार्क आर्मी के इलाके से भाग रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहता है मैंने इनका बहुत सारा कीमती सामान चुरा लिया है। इसके बाद में हम मस्ती से वहाँ पे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग चुपके चुपके वहाँ से चुप करके भाग रहे होते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख देदरा को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है आखिरकार इन छोटे मोटे ह्यूमन से हमारी सेना कैसे हार रही है, आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो चुके हैं, हमारी सेना क्या इतनी कमजोर हो चुकी है जो इन लोगों को हम लोग नहीं हरा पा रहे हैं। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है जरूर इन लोगों के पास कुछ है जिसकी वजह से हम लोग हार रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी देदरा कहता है लगता है अब मुझे जंग में उतरना पड़ेगा और तुम्हें उन सोल्जर्स को ढूंढ के लाना होगा जो कि हम लोग को और ज्यादा पावरफुल कर सकें। और ये कहते हुए अपने असिस्टेंट के बहुत तेज से पंच मार देता है और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं इन्फर्नल फोर को, जो कि आपस में बातें करने लगते हैं और वो कहते हैं अगर ये हमारा राजा रहा तो फिर जल्दी हमारे सभी सैनिकों का मोराल डाउन हो जाएगा और सभी के सभी सैनिक अपना आत्मविश्वास खो देंगे और जल्दी हम अपने जंग के मैदान में हार जाएंगे। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट आते हुए कहती है मुझे उन सभी सैनिकों का मोराल ऑन करने का एक चीज याद आ गई है, जो वो सभी लोग इस चीज से खुश हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक शॉप को, फेनरिस को, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ एक टिकट को जीत जाती है और वो उसके बहुत तेज से गले लग जाती है और कहती है फाइनली मुझे टिकट मिल चुका है, अब हम लोग अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ की मेंबर बताती है एक्चुअली ये टिकट सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं है, इस टिकट से आप लोग मिनिमम 3 लोग को और मैक्सिमम 15 लोगों को ले जा सकते हो। जिसको देख करके फेनरिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है तो अब हम लोग नहीं आने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बात करने के लिए आते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं फेनरिस के साथ बाकी सभी लोग भी आए होते हैं, जिसमें डार्क वन भी मौजूद होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं मियो को, जो कि डार्क वन से कहती है आखिरकार इन सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी बेलूरिसा उसे बताती है कि एक ट्रेडिशन है जहाँ पे सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। वो सोच रही थी कि मुझे लगा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, लेकिन अब ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अभी अभी उससे पता चला है कि अगर वो यहाँ के पूल में नहाएगी तो फिर उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे उसके और उसके हस्बैंड के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पैदा होंगे, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होकर के उसको वहाँ पे सर्फ फ्लियो को ले जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग उन लोगों को एक ही ड्रेस पहनने के लिए देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉसम को, जो कि अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जब वो जा रही होती है तभी वो देदरा से टकरा जाती है, जो कि अपने डीमन आर्मी के साथ में वहाँ पे आया होता है रूप बदल के। जहाँ पे देदरा गुस्से से उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आकर के उसको रोक देती है। तो उससे कहता है आखिरकार तुमने मुझे रोका क्यों। जहाँ पे उसकी असिस्टेंट बताती है कि हम लोग यहाँ पे अपना टाइम एंजॉय करने के लिए आए हैं, जिससे हम अपने सैनिकों का और अपने लोगों का मोराले ऑन कर सकें, तो फिर हम लोग को यहाँ पे फाइट नहीं करनी होगी। और वहीं पे हम इन्फर्नल फोर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आए होते हैं जिससे वो अपने सैनिकों का मोराले ऑन कर सकें। वहीं पे उनकी असिस्टेंट कहती है सभी लोग अपने इस लॉकेट को संभाल के रखना, क्योंकि ये लॉकेट तुम्हारे डार्क ओरा को छुपा के रखेगा। इधर हम देखते हैं फेनरिस और इधर डार्क वन को, जो कि सबको देख लेते हैं और वो कहते हैं आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वो कहती है हम लोग को इन लोगों से मिलना होगा, हम लोग को इनको यहीं पे ही निपटा देते हैं, जिसके बाद में आप फिर से डार्क वन बन जाएंगे। लेकिन तभी फेनरिस गुस्से से मियो से कहती है अगर मेरी और मेरे हस्बैंड के टाइम को तुम लोगों ने बर्बाद और तुम लोगों ने इनके साथ में कुछ छिड़कानी की तो मैं तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगी। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पूरी फैमिली को अलग अलग रूम मिल चुके होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं फेनरिस फ्लियो के पास में आती है और कहती है जल्दी चलो अब हम लोग को पूल में चलना होगा। तभी हम देखते हैं उनके पीछे एजेंट भी आने लगती है और वो कहती है मैं सुप्रीम लॉर्ड के साथ जाऊंगी। लेकिन फेनरिस उसको बीच में ही रोक देती है और वो कहती है मैं जिस पूल में जा रही हूँ तुम उसमें नहीं जाओगी, क्योंकि वो फर्टिलिटी पूल है, अगर तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहते हुए वो फ्लियो को वहां से लेते हुए चली जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इन्फर्नल फोर्स को, जो कि पार्टी कर रहे होते हैं और लगातार वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं उनकी पूरी डेमन आर्मी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स यहाँ पे आए होते हैं। तभी देदरा कहता है क्यों ना कुछ पार्टी करें, क्यों ना नाच गाना किया जाए। वहीं पे हम देखते हैं उसकी असिस्टेंट नाचने लगती है। तभी वो गुस्से से कहता है ये कैसा डांस है, और उसको बहुत तेज से पंच कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाती है। लेकिन तभी 2 लोग आकर के आपस में फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है, जिससे उनको काफी ज्यादा चोट लग रही होती है। तभी फाइट के बीच में उन दोनों के लॉकेट नीचे गिर जाते हैं और उनका डार्क ऑरा बाहर रिलीज हो जाता है।
और वहीं पे हम देखते हैं नीचे हीरो को और उस मेड को जो कि उसके साथ में होती है, जहाँ पे हीरो कहता है अब हम लोग डार्क आर्मी से बच के आ चुके हैं और ऊपर से मैंने उनके कुछ इमॉर्टल ऑब्जेक्ट को चोरी कर लिया है और जरूर ये पत्थर बहुत ज़्यादा कीमती होगा, मैं इसको बेच करके बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और फिर हम लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो डार्क और उस पत्थर को चारों तरफ से घेरने लगता है और वो पत्थर अचानक से हीरो के चेस्ट पे चिपक जाता है और बहुत तेज से हीरो चिल्लाने लगता है और वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है जो कि इधर हीरो की बॉडी से बना होता है। और इधर हम देखते हैं बेलूरिस और मियो इस चीज़ को देख लेते हैं। इधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है, लेकिन तभी उस जगह की सारी चीज़ें रुक जाती हैं और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि फ्लू होता है, जिसने ग्रेविटेशनल मैजिक की मदद से सभी चीज़ों को रोक दिया होता है। और वो फेनिक्स से कहता है जल्दी वहाँ जाके देखो आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। और इधर हम देखते हैं डार्कवन को जो कि कहते हैं मुझे लगा ही था कि ये लोग यहाँ पे आए हैं तो जरूर तबाही मचाएंगे। और वहीं पे हम देखते हैं मियो को जो कि कहती है ये और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन लोगों ने ह्यूमन को पेट बना करके उनको मॉन्स्टर में क्रिएट कर दिया है और वही चारों तरफ तबाही मचा रहा है। और तुरंत ही हम देखते हैं डार्क वन, फेनरिस और सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी फेनरिस कहती है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे और मेरे हस्बैंड के क्वालिटी टाइम को बर्बाद किया है। वहीं पे हम देखते हैं इन्फर्नल फोर को जो कि डार्क वन को देख लेते हैं और डार्क वन जैसे ही दिखता है तुरंत ही हम देखते हैं देदरा को जो कि डार्क वन से फाइट करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है और वो कहता है भाई तो तुम आ गए, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते हुए अपने हाथ में अपने लॉकेट को लेता है और अपने लॉकेट को तोड़ देता है, जिसके बाद में वो सारी के सारे ऑरा को अपने पास में ले आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि देदरा के पास में पावर है कि वो डार्क ऑरा को बड़ी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और वो पूरी ताकत से डार्कवन के ऊपर अटैक कर देता है। चिली इन अंडरवर्ल्ड सीरीज के लास्ट एपिसोड है, तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डार्कवन को क्योंकि देदरा के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे देदरा अपनी पूरी ताकत से उस सारे के सारे डार्क ऑरा को मैनिपुलेट करने लगता है और वो पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डार्कवन उसके सभी अटैक्स को रोक देते हैं। तो फिर देदरा उस बड़े से मॉन्स्टर को अपने आप कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन इस बार फिर से डार्कवन अपनी शील्ड का यूज करते हैं और उसकी सभी पावर को अपोज कर देते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं फ्लियो को जो कि सब कुछ दूर से देख रहा होता है। तभी बेलरिसा उसके पास में भागती हुई आती है और वो कहती है जल्दी चलो हमें चलना होगा, आपको वहाँ पे चलना होगा, सिर्फ आप ही हैं जो कि सभी लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डार्कवन भी एक समय में आकर के उन लोगों के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन जैसे वो सुनता है कि डार्कवन वहाँ पे है तो कहता है अगर वहाँ पे डार्कवन है तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे डार्कवन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो बड़ी इजीली सभी चीज़ों को संभाल लेंगे और वो अपने भाई को यहाँ पे बड़ी आसानी से भेज देंगे यहाँ से और सभी चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे, इसीलिए अभी मैं इसको संभालने पे ध्यान देता हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर डार्कवन को जो कि पूरी ताकत से उससे लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर डार्कवन को पकड़ लेता है जिसको डार्कवन अपने आप से नहीं छुड़ा पा रहे होते हैं। तो सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ के दम पे उस मॉन्स्टर को उस बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर दे मारते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं मियो को जो कि कहती है जरूर इन लोगों ने ह्यूमंस को मैनिपुलेट करके उसको मॉन्स्टर में क्रिएट किया है, यहाँ पे वो उन ह्यूमंस को देख लेती है। वहीं पे हम देखते हैं फेनिक्स को जो कि कहती है मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ये लोग तो सिरदर्द बन चुके हैं। और वो कहती है आज ये दोनों लोग मेरे हाथों से मरेंगे। और वो पूरी ताकत से उड़ते हुए जाती है और वो पूरी ताकत से हीरो के फेस पे पंच मारती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हीरो को जो कि इस मॉन्स्टर से अलग हो जाता है और वो क्रिस्टल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं मेड को जो कि नीचे गिरने लगती है, लेकिन डार्कवन सही समय पे अपने मैजिक का यूज करके उस लड़की को बचा लेते हैं, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्योंकि देदरा कहता है तो तुम सच में अब ह्यूमन केयर करने लगे हो, अब तुम मुझे लगता है कि अब तुम ह्यूमन बन चुके हो, आज मैं तुम्हें मार दूंगा अपने डीमन वर्ल्ड के लिए। और हम देखते हैं वो अपनी पूरी ताकत से सारे के सारे डार्क ऑरा को मैनिपुलेट करने लगता है और वो पूरी ताकत से उनके ऊपर पंच करता है, लेकिन डार्कवन उसके इतनी ताकत के मुक्के को भी बड़ी आसानी से रोक देते हैं और उसके सभी पंचेस को डॉज कर रहे होते हैं। तो किधर हम देखते हैं म्यू को जो कि इन्फर्नल फोर के पास में आ जाती है और वो कहती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट बीच में आ जाती है और वो अपने स्पाइडर को आगे करते हुए कहती है इसे तो मेरा स्पाइडर ही संभाल लेगा। लेकिन म्यू उसके अटैक से बचते हुए उस असिस्टेंट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से असिस्टेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर डार्कवन को जो कि बड़ी आसानी से देदरा को संभाल रहे होते हैं और ऊपर से वो अपने मैजिक का यूज करके देदरा को बड़ी आसानी से उसको मार रहे होते हैं। लेकिन तभी देदरा अपने रेज मोड में आ जाता है, जिससे वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, लेकिन वो उनके रेज मोड को भी बड़ी आसानी से उसके सारे के सारे डार्क ऑरा को क्लोज कर देता है, उसके सारे के सारे डार्क ऑरा को सील कर देता है, जिसकी वजह से अब देदरा सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बन चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस सभी मेंबर्स को जो कि इस सारे के सारे वर्क हाउस में काम करते थे, जहाँ पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहती है लगता है अब हमें अपना अल्टीमेट वेपन यूज करना होगा। और हम देखते हैं वो कुछ कार्ड्स को निकालती है, जिसकी वजह से सारे के सारे डीमंस वहीं पे बंध जाते हैं और कहती है तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई
यहाँ पे आने की, वो भी मेरे एरिया में। और हम देखते हैं और फिर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके उनको उनकी जगह पे भेज देती है। जबकि इधर हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि लगातार हीरो को थप्पड़ों से बजाई जा रही होती है, ये बहाना करके कि वो उसका डार्क ऑरा को निकाल रही है। लेकिन बल्कि वो उसको इसलिए मार रही होती है क्योंकि उसने कुछ सोचा था वो सब कुछ नहीं हुआ, वो अपने हस्बैंड के साथ में अच्छे पल बिताना चाह रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लू को, जो कि अपने मैजिक की वजह से उस सारे के सारे एरिया को फिर से रिबिल्ड कर देता है, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हीरो और उस मेट को, जो कि इस बार बात हाउस के सभी लोगों से बच के भाग रहे होते हैं और इस बार फिर से वो उस वेपन का यूज करके एक गड्ढा खोद करके छिप जाते हैं। इधर हम देखते हैं उन लेडी को और वहाँ के सभी वर्कर को, जो कि इधर फ्लो और उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं और कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी मदद की, और आप लोगों से मैं माफी मांगती हूँ जो आप लोगों को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शाम का समय, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग बात कर रहे होते हैं और सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरे पूल में फ्लू और इधर डार्कवन को, जहाँ पे फ्लू कहता है जब मैं इस दुनिया में आया था तब मेरे पास में कोई नहीं था, लेकिन फिर मुझे फेनिक्स मिली। मैं इस दुनिया में कोई भी लड़ाई नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सभी डीमंस और ह्यूमंस साथ में मिल करके रहें, इसीलिए मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे जो ये मुट्ठी भर पावर मिली है, मैं इसका अच्छे कामों में यूज करना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि अब हमारी फाइट में कोई और भी मरे। लेकिन तभी हम देखते हैं डार्कवन को, जो कि खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब डार्क आर्मी और सारे के सारे लोग अच्छे से रहे और ना ही किसी के बीच में फाइट हो, और सभी लोग शांतिप्रिय जिंदगी जिए। जहाँ पे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग मिलकर के पूरी दुनिया में शांति लाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डिनर टाइम को, जहाँ पे सभी लोग अच्छे से डिनर करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं बेलुरिसा को, जो कि डार्कवन से आकर के माफी मांगती है और कहती है मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा हो चुका है कि आप अब ह्यूमन लोगों को अभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे अपने अच्छे अच्छे मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डार्कवन को, जो कि कुछ आर्मर को बना रहे होते हैं और वो कहते हैं क्यों ना मुझे भी अपनी एक शॉप खोल लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं कोई राजा तो रहा नहीं हूँ, इसलिए मुझे अब कोई शॉप खोल करके वहाँ पे अपने आर्मर को बेचना चाहिए। और वो फ्लो से कहते हैं तुम्हें मेरे भाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके डार्क ऑरा को रिलीज कर दिया है, इसीलिए वो अब कुछ समय तक कोई भी शैतानी नहीं कर पाएगा, और वो दोबारा आया भी तो मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इधर ह्यूमन किंगडम को, जहाँ पे हम देखते हैं महल के आसपास में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब वहाँ की क्वीन अब वहाँ की वो प्रिंसेस बन चुकी है। जहाँ पे हम देखते हैं इधर प्रिंसेस को, जो कि अपने मंत्री के पास आकर हुए कहती है क्या मेरे पिताजी मुझे मिले, उन लोगों ने जो कारनामे किए हैं जरूर वो इस वजह से छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मैं उनके कारनामे पूरी दुनिया को ना बता दूं, और वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फेनरिस को और फ्लू को, जहाँ पे वो लोग कहता है कि मुझे खुशी हुई कि जो तुम मुझे मिली, मैं तुम्हारे बिना पता नहीं यहाँ पे क्या करता। और फाइनली वो लोग अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते थे, और इसी के साथ हमारे सीरीज का लास्ट एपिसोड भी समाप्त होता है।